हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर है जिसका कि नाम है शैक्षिक तकनीकी और कंप्यूटर सहानुदेशन यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है। यूनिट फर्स्ट के पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। फिर उसके हमने रेमिफिकेशन यानी उपशाखाएं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जाना था। ठीक है, पिछली वीडियो में आपके पॉजिटिव रिस्पांस मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आप पॉजिटिव रिस्पांस कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस जो है बहुत ही जल्द से जल्द ख़त्म हो सके, जिसके लेकर आप हमेशा चिंतित रहते हैं कि एग्जाम से पहले ख़त्म हुआ कि नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि ये पेपर है मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर कवर कर सकते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि आप अपने सिलेबस से मिलाकर ही उसको पढ़िएगा, क्योंकि फालतू का दूसरे टॉपिक को पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो पूछेगा नहीं, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। जैसे कि ये जो हमारा आज का टॉपिक है सूचना और संचार तकनीकी और अधिगम के परिणामों के अनुकूल हेतु अनुप्रयोग, ये न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है। पिछले सिलेबस में इसके स्थान पर हमें पढ़ना था व्यवहारवादी और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में पढ़ते थे, जो कि न्यू सिलेबस में नहीं है। पिछले वीडियो मैंने उसके बारे में पढ़ाया था और ये वाला नहीं था, लेकिन अब ये वाला है, और जो कि पिछला जो व्यवहारवादी और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आपका ध्यान रहे कि आप लोग एक बार सिलेबस से मिलाकर ही पढ़िएगा। ठीक है, ये जो है न्यू सिलेबस के अनुसार नया वाला है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा ICT एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पे हेडिंग डाले हुए हैं, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तारपूर्वक पढ़ाया हुआ है, जिसका मैं जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट दोनों जगह दे दूंगा, ताकि आप वहां पर आसानी से जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में आप अवधारणा कॉन्सेप्ट के बारे में, ओरिजिन, डेवलपमेंट, मीनिंग, एम्स, लिमिटेशन, विशेषताएं, इन सब के बारे में आप पिछली वीडियो से कवर कर लीजिएगा। लेकिन जो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ICT एप्लीकेशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, यानी कि जो हमारा अधिगम के परिणामों के अनुकूल जो अनुप्रयोग किए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है, और एक सरसरी नज़र से हम देखेंगे कि ये सब होते क्या हैं, ICT होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, यानी कि अवधारणा। अवधारणा के हिसाब से अगर बोल देगा कि भाई आप सूचना और संचार तकनीकी का आप कॉन्सेप्ट लिखिए, अवधारणा लिखिए, तो आपको बस वही रटी रटाई जो कि किताबी भाषा है आप उसको आराम से लिख सकते हैं। कि जैसा कि आज का ज़माना क्या है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ही हद तक निर्भर हो चुका है, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि वो ज्ञान का विस्तार, हस्तांतरण और कंजर्वेशन में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। तो इसके द्वारा हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर हम बहुत ही उचित और सुनियोजित तरीके से जो कि ज्ञान का हम हस्तांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब हमारा क्या है कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा उद्भव और विकास। उद्भव और विकास में क्या है, उद्भव अब ICT यानी कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन कहाँ से आया है, इसका उद्भव देखें तो भाई पहले के ज़माने में भी हम लोग कम्युनिकेशन करते थे। पहले के ज़माने में ज्ञान क्या होता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वर्बली यानी ओरली भेजा जाता था। ठीक है, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, मैं अब आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो जो भी वो कहाँ स्टोर होता था, हमारे दिमाग में स्टोर होता था। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन का उद्भव ऐसे हुआ है। ठीक, लेकिन अब जब डेवलपमेंट ICT की बात होगी, अगर ICT के डेवलपमेंट की बात होगी, तो सबसे पहले जो कि 1450 में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को निकाला था। ठीक, अब प्रिंटिंग प्रेस क्या निकलने से ये हो गया था कि अब जो भी सूचना थी वह ओरली ना होकर अब प्रिंटिंग में हो गई थी, यानी लिखित वे में हो गई थी, राइटिंग में हो गई थी। यानी जो भी चीज़ें थी अब हम पहले क्या कहानियाँ सुनते थे, अब हम कहानियाँ पढ़ेंगे, यानी अब राइटिंग वे में हो गया था। ठीक, फिर उसके बाद 1938 में कार्लसन द्वारा जेरोक्सग्राफी यानी जेरोक्सग्राफी, जिसको हम जेरोक्स बोलते हैं, इसका निर्माण किया गया, जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ों को यानी जो अपनी लिखित हुई चीज़ों को एक मतलब उसका कई सारे कॉपी कर कई लोगों को बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये था ये एक थोड़ा सा स्मॉल वे में है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड इसका एरिया नहीं है। लेकिन
फिर हमारा दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन। दूरसंचार का मतलब होता है कि बहुत दूर तक जिसका फैलाव हो, ठीक है, इसके बारे में होता है। तो आते हैं हमारे 1837 में एसपीजी मोर्स द्वारा तार प्रणाली यानी टेलीग्राफी का प्रयोग। पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि तार आया है या फिर तार भेजा जाता था। तो ये क्या होता था, एक स्थान से सुदूर यानी बहुत ही दूर भी भेजा जा सकता था तार, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है या फिर जो जीरोक्स कॉपी है, इसको हम कितने ही दूर भेज पाएंगे, एक शहर दूसरे शहर। लेकिन ये तार के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश भी तार भेजते जाते थे, ठीक है। तो ये क्या है, अब दूर संचार के माध्यम धीरे धीरे विकसित हो रहे थे, ठीक। और क्या है, 1874 में ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन, 1874 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा जो कि टेलीफोन का आविष्कार है, एक बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार बनकर सामने आया, जो था हमारे टेलीफोन जो कि हमारे आज के जो मॉडर्न लाइफ है एक बहुत ही अभिन्न अंग हो चुका है टेलीफोन, जिसके द्वारा टेलीफोन जिसे मोबाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे जो डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। ये क्या है, दूरसंचार का माध्यम है कि हम घर से बैठे बैठे, आप यूपी से हैं, आप चेन्नई में बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र में बात सकते हैं, आसाम, नागालैंड, कहीं भी बात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप चिट्ठी भी लिखेंगे, यानी कि अगर प्रिंटिंग मशीन या प्रिंटिंग प्रेस द्वारा अगर कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पर जाने में टाइम लगेगा। लेकिन टेलीफोन के द्वारा आप उसको सेकेंडों भर में वहाँ पहुँच सकते हैं या फिर अपनी बातें वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। तो ये क्या है, आईसीटी का ही उद्भव और विकास है, ठीक। फिर उसके बाद हमारे आते हैं 95 में मार्कोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार। मार्कोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार के द्वारा भी अब एक जगह से जो सूचना है एक स्थान से बहुत ही पूरे विश्व में, पूरे देश में फैलाए जा सकते थे। आकाशवाणी, ठीक है, जिसका निर्माण हुआ, या फिर रेडियो के द्वारा ही किसी एक स्टेशन से बोला जाता था और पूरा देश उसको सुनता था। टीवी मैच चल रहे हैं, क्रिकेट मैच चल रहे हैं, क्रिकेट मैच से एक जगह बोला जाता था, पूरा देश सुनता था कि हाँ क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होता था कि जनसंपर्क यानी कि लोगों के बीच में कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही थी और लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन बहुत ही कम समय में और बहुत ही अधिक मात्रा में और बहुत ही ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रही थी। तो ये सब क्या है, टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार के माध्यम का विकास है, यानी आईसीटी का ये सब विकास के स्टेप्स हैं। फिर उसके बाद आता है 1925 में जेएल बेयर द्वारा टीवी का आविष्कार। अब टीवी के आविष्कार आने के बाद जो अब तक हम सिर्फ फ़ोन के द्वारा सुनते आ रहे थे, रेडियो के द्वारा सुनते हुए आ रहे थे, टीवी के द्वारा हम देख भी सकते थे कि वहाँ उस पर्टिकुलर स्थान पर हो क्या रहा है। यानी क्रिकेट मैच चल रहा है, अगर दिल्ली में रिपब्लिक डे की परेड हो रही है तो इसको हम आंखों देखी मतलब आंख से भी देख सकते हैं कि हाँ किस तरीके से जहाज़ या किस तरीके से परेड किया जा रहा है, किस तरीके से हमारी सेनाएं अपने अपने शक्तियों का प्रदर्शन कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारा आईसीटी क्या है, अब देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अब इंफॉर्मेशन बहुत ही अधिक मात्रा में अब आंखों देखी यानी लाइव अब देख सकते थे, ठीक है। ये सब क्या है, हमारा उद्भव और विकास किसका है, आईसीटी का, ठीक है, इसके अंतर्गत होता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसका मैं वीडियो जो कि पिछली बार बनाया हूँ उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उसको देखकर फिर इसको देख सकते हैं, ठीक। फिर हमारा उसके बाद आता है कि अर्थ क्या होगा। अब अर्थ क्या होगा, आईसीटी का अर्थ क्या होगा। आईसीटी का अर्थ में हम क्या रख सकते हैं, आईसीटी का अर्थ में यही रख सकते हैं कि ऐसा संचार का माध्यम जो कि हम एक तथ्य या सूचना को एज इट इज जैसे ले रहे हैं उसी तरीके से दूसरी जगह पहुंचा दे रहे हैं, यही हमारा अर्थ हो सकता है, ठीक। फिर हमारा क्या लक्ष्य क्या है, भाई आईसीटी का लक्ष्य क्या है, सूचना संचार जो तकनीकी है इसका लक्ष्य क्या हो सकता है। इसका लक्ष्य यही हो सकता है आईसीटी का प्रयोग हम या भारत सरकार या गवर्नमेंट जो इतना प्रयास कर रही है सिर्फ इसलिए प्रयास कर रही है, इसका लक्ष्य ये है कि बहुत ही कम मात्रा में बहुत कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में अधिक से अधिक लोगों के पास जो भी सूचना है जो भी ज्ञान है वो पहुंच सके। देखते होंगे कि आप जो भारत सरकार है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कई तरीके से ऐप निकाल रही है, कई तरीके से पोर्टल निकाल रही है, जिसके द्वारा जो सुदूर गांव में जो लोग बसे हुए हैं, जो बहुत दूर दूर तक लोग बसे हुए हैं, वो एक क्लिक पर सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट से कनेक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट के पास अपनी समस्याएं भेज सकती हैं। तो इससे क्या है, आईसीटी के लक्ष्य हैं ताकि लोगों के पास बहुत ही सुनियोजित तरीके से और अच्छे तरीके से वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट भेज रही है तो वहाँ चले जाए और यहाँ के लोग अगर भेजना चाहते हैं तो वहाँ चले जाए। अगर इसको आप टीचिंग वे में लेंगे तो सेम आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट क्या है वो अब इनिशिएटिव ले रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि प्राइमरी स्कूलों में
अब क्या है, टीवी लग रहे हैं, इंटरनेट भी कुछ दिन में लग जाएंगे। अब ये टीवी और रेडियो के द्वारा जो भी कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, इंटरनेट लग जाएंगे, कंप्यूटर तो आ ही रहा है, जिसके द्वारा अब जो टीचर हैं वो बच्चों को अगर ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं तो उसको दिखा सकते हैं। अगर कुछ उनको दिखाना है तो वो भी उनको लाइव दिखा सकते हैं, ताकि बच्चे को जो आउटकम्स है, बच्चे को जो भी क्वेरी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अवधारणा, उद्भव, विकास, मीनिंग्स, एम्स। अब सीमाएं के बारे में समझेंगे कि आईसीटी की सीमाएं क्या हैं। आईसीटी की सीमा में ये आ सकती हैं कि आईसीटी क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। लाइक इतनी बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, सभी के पास एक नॉर्मल वे में पहुंचाना आईसीटी का जो रूप है अब थोड़ा सा कॉस्टली है। लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है अब धीरे धीरे इस पर सस्ता हो रहा है। अब जन जन के हाथ में मोबाइल फ़ोन हो रहा है, जो कि एक आईसीटी का ही एक रूप है, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन का जो तरीका है वो लोगों के पास बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंच रहा है। ठीक है, लेकिन और गवर्नमेंट भी अब कोशिश कर रही है कि स्कूलों में पहुँच रही है, लेकिन उसका जो एक स्पीड है यानी प्रोग्रेस रेट है वो कहीं ना कहीं स्लो है, क्योंकि क्या है, कॉस्टली है। ठीक है, और हर जगह पहुंच भी नहीं सकती, क्योंकि अभी भी बहुत सारे भारत में ऐसे राज्य हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है, सड़क तो गई ही नहीं है, बिजली की बात ही कहीं और है। ठीक है, तो ये सब कई सारी चीज़ें हैं जो इसको लिमिटेशन लगाती हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा बात आईसीटी के। ये सब पूरे जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी पॉइंट हैं, ये सब आईसीटी से रिलेटेड हैं। अब हमारा जो न्यूली जो सिलेबस में ऐड किया गया है वो क्या है कि लर्निंग आउटकम में, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम में, यानी कि लर्निंग स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम में किस तरीके से आईसीटी का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाए, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम लर्निंग आउटकम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ला सकते हैं बाहर। यानी कि जो भी चीज़ें मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा यानी मेरा स्टूडेंट जो क्या है कि बहुत ही अच्छा करे, जो भी सब्जेक्ट वो लिया है उसमें अच्छा करे, तो इसका हम किस प्रकार से हम आईसीटी का प्रयोग करेंगे इसको देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, कंप्यूटर यहाँ पर लिखा गया है। तो कंप्यूटर स्कूलों में कंप्यूटर ला दिया गया है। बच्चे क्या है, कंप्यूटर पर जा रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, टाइपिंग कर रहे हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें सीख रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। ये सब क्या है, उनके आने वाले भविष्य में उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कर सकते हैं। लाइक जो कोडिंग है, आज तो भारत सरकार भी चाहती है कि नहीं, बच्चे क्या है कोडिंग सीखें। कोडिंग जो है आने वाले समय में ऐप्स बनाने में या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पर बहुत ही कारगर साबित होती है। अगर बच्चा टाइपिंग कर सकता है तो कहीं ना कहीं टाइपिंग बहुत ज़रूरी है, पेंटिंग कर रहा है, और कंप्यूटर के ही द्वारा और भी कई सारी जो प्रकार की जितनी सारी चीज़ें होती हैं उस पर वो काम कर रहा है, जिनके द्वारा क्या है लर्निंग आउटकम्स को है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे क्या होता है कि बच्चे का मन भी लगा रहता है कि यार कितने दिन तक मैं किताब पढूं, कॉपी पर लिखूं। ठीक है, अगर कंप्यूटर बैठ रहा हूँ तो उनका थोड़ा सा दिमाग भी खुलेगा, बैठने का आदत होगी। ठीक है, कहीं मतलब ना चाहते हुए उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अगर वो नहीं चाहते पढ़ना, क्योंकि वो बच्चे हैं भाई, उनका मन करेगा हमेशा खेलने के लिए, पढ़ाई से हमेशा मन करता नहीं है। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। अब हमारा आएगा फिर अगला इंटरनेट में क्या है कि इंटरनेट के द्वारा भी हम लर्निंग आउटकम्स को बाहर ला सकते हैं। जैसे इंटरनेट के द्वारा हम एक क्लिक पर बहुत सारी सूचनाएं एक साथ देख सकते हैं। कई प्रकार से कई सारे सोर्स वहाँ पर भी उपस्थित होते हैं। आप जैसे गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, वहाँ पर आपका होम पेज पर वो कई सारी चीज़ खुल के निकल आती है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से सर्च करते हैं कि मैं कौन सा अच्छा हो सकता है। आप एक टाइप किए, उसका जो भी रीड था, उसको ब्लॉग था, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसे पढ़ा, आपको समझ आया कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप बैक गए, फिर दूसरा देखा, फिर उस पर टैप किया, उसके बाद अच्छा हाँ ये अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। यानी कि आपके एक टैप पर उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कई विभिन्न तरीके से आपको सूचनाएं एंड सोर्सेज मिल रही हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। ये क्या है कि लर्निंग आउटकम से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। ठीक है, इंटरनेट का प्रयोग कर हम बच्चे में बहुत ही अच्छी तरीके से उनका जो भी आउटकम्स है उनको बाहर ला सकते हैं। फिर हमारा आता है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में हम 3 प्रकार रख सकते हैं। पहला आता है हमारा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आएगा। दूसरा हमारा आएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तीसरा हमारा इसमें आएगा, एक होता है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। अब इसके बारे में देखते हैं कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो है
ध्यान दीजिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब है दूर संचार, ठीक है। अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग किस तरीके से बच्चे के आउटकम्स भाग कर ले सकता है, या फिर इसलिए कि ऑडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि जैसे आप भी होगा कभी कभी अपने दोस्तों से मोबाइल के द्वारा कॉन्फ्रेंस किए होंगे, फ़ोन से ही ऑडियो कॉन्फ्रेंस किए होंगे। अब एक साथ ही अब कई लोग बात कर रहे हैं, 3-4 लोग एक साथ बात कर रहे हैं, तो वही है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में ये है कि आप बाई रेडियो के द्वारा, मोबाइल के द्वारा जो एक लोग हैं दूसरे लोग से जो भी सूचना क्या है उसका एक आदान प्रदान करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं इधर से उधर तक, ठीक। फिर उसके बाद हमारी बात आती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी आपने वीडियो कॉल किया होगा, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं अपने दोस्तों से 3-4-5 लोगों के साथ एक साथ ही जुड़कर आप वीडियो कॉल करते हैं, ताकि एक साथ ही जो भी आप सूचना, जो भी प्लान आप कर रहे हैं, सबको एक साथ ही पहुंच जा सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा बच्चे जो प्रेषित यानी जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है वो आमने सामने होते हैं, इनके द्वारा वो जो बोलता है आप सुनते हैं, ये जो बोलते हैं वो सुनते हैं, इनके द्वारा भी बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में आप सुने होंगे या फिर आप देखे होंगे, जो खासकर होता है जो मीटिंग्स में होता है। ये क्या होता है कि बहुत ही दूर दराज का जो भी कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है सेम होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक क्लिक पर जो भी मेरे पास जो डाटा है तुरंत उसके पास पहुंच जाएगा, वो तुरंत ही देख के बता देगा कि अच्छा ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि आपको दिखाना पड़ता है, इसे या तो हार्डवेयर रूप में होगा कि हाँ देखो मैंने ऐसा वाला चित्र बनाया है, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है कि बस सीधे एक क्लिक किया, सीधे उसके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर पे पहुंच गया कि हाँ देखो ये मैंने चीज़ें तैयार की हैं, वो देखेगा बताएगा हाँ अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने मूवी में देखा होगा ये सब चीज़ें जो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग अधिकतर होती रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे लर्निंग आउटकम्स में, जो बच्चे के लर्निंग आउटकम को बाहर लाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट का यहाँ क्या मतलब है भाई, पावर पॉइंट जो है एक बोला जाता है कि अच्छा कंप्यूटर में पावर पॉइंट बनाया जाता है। पावर पॉइंट के द्वारा भी बच्चे में अधिक से अधिक तरीके से उनमें रोचकता यानी इंटरेस्ट उनमें जगा कर, ठीक है, रोचकता लाकर हम उनका लर्निंग आउटकम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी उनका अधिगम का परिणाम अगर निकालना चाहते हैं, जिस प्रकार से निकालना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। लाइक मैंने बताया था आपको कि अगर आप वर्षा पढ़ा रहे हैं, रेन पढ़ा रहे हैं, अगर आप माउंटेन्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप पावर पॉइंट के द्वारा आप बता सकते हैं कि हाँ किस तरीके से रेन होती है, यानी बारिश किस तरीके से होती है। बच्चा क्या है उसको समझ में आ जाएगा अच्छा ऐसी चीज़ें होती हैं। लाइक पहले पानी का वाष्पीकरण होता है, फिर उसके बादल बनते हैं, फिर गिरते हैं, ठीक है। किताब में तो दिया रहेगा कि हाँ भाई किताब में फोटो रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे चल रहे हैं, एक चक्र बना रहता है, सर्कल बना रहता है, लेकिन पावर पॉइंट के जरिए क्या होता है कि वो दर्शाते हैं, एक एनिमेशन चलता रहता है, उसमें बच्चे क्या है बहुत और अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। माउंटेन्स पढ़ा रहे थे, माउंटेन्स में कई प्रकार के माउंटेन्स होते हैं, वी घाटी की वैली होती है, यू घाटी की वैली होती है, रिफ्ट वैली होती है, क्राफ्ट होता है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इवन मैं भी नहीं समझ पाता हूँ, अभी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग समझ में आएंगे कि यार वी घाटी कैसी होती है, रिफ्ट कैसी होती है, यू घाटी कैसी होती है, कैसे बनती है। लेकिन अगर आपको यही मोबाइल पर आप देखेंगे, ठीक है, मोबाइल पर भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी आप वीडियोस देखेंगे जिसमें सीधे समझाते हैं, किताब का अगर PDF होगा उसको देख कर समझाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं वीडियो जिसमें एनिमेशन चलते रहते हैं, यूट्यूब पर ही एनिमेशन चलते रहते हैं, जिसके वजह समझ में आता है कि अच्छा पानी चल रही है, या फिर जो भी उथल पुथल होता है जिसको होता है कैसे किस प्रकार से भी घाटी का कैसे बन रहा है, भी वैल्यू कैसे बन रहा है, और किस प्रकार से यू घाटी की वैल्यू बन रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती है पावर पॉइंट के द्वारा ही आते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये लर्निंग आउटकम में बहुत ही ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में लाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी को जो शैक्षिक तकनीकी इसको लाने का मतलब सिर्फ एम ये था कि आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो बच्चे में इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सके, ठीक है। इसीलिए बीएड के सिलेबस में एजुकेशन टेक्नोलॉजी को लाया गया है, ठीक है। फिर हमारी बात आती है मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया के द्वारा भी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आप समझा नहीं पाते हो, कोई बात नहीं, लो मैं एक क्लिक कर देता हूँ। अब मल्टीमीडिया में कई सारी चीज़ें होती हैं, मल्टीमीडिया में आप टीवी, रेडियो, प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें भी आप ला सकते हैं, ठीक है। रेडियो के द्वारा जैसे सुबह सुबह क्या होता है कि आपको बताना है कि हाँ इस समय देश में चल क्या रहा है, मान लो न्यूज़ देनी है, ठीक है, लेकिन बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं, शायद आपकी भाषा समझ नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, लो मल्टीमीडिया का हम यूज करके क्या करेंगे, रेडियो चला दिए, वो जो पर्टिकुलर टाइम रहता है न्यूज़ देने का उस समय हम चला दिए,
अब न्यूज एंकर जो होता है एक सिस्टमेटिक वे से अच्छी वे से बोलते हैं, तो बच्चे क्या सुनेंगे कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे देश में हो रही है। नहीं तो फिर जैसे मैंने बताया कि टीवी भी आ गए हैं अब स्कूलों में, ठीक है कोई बात नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम में टीवी लगा देंगे, अब टीवी पे भी देख सकते हैं, अब वो लोग सुने भी और देख भी सकते हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया का उपयोग हो रहा है। ये सब चीज़ें क्या है कि बच्चे के लर्निंग आउटकम से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसको जल्दी से। उम्मीद है कि आपको आज का जो ये हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारा पॉइंट था, समझ में आया होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।